हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग अभी लोग। गुड मॉर्निंग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन के क्वेश्चंस कर रहे थे, ग्राम्स लो के डिफ्यूजन के क्वेश्चन कर रहे थे, विसरण के क्वेश्चन कर रहे थे। उनमें कुछ क्वेश्चंस आगे हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, थ्योरी क्या पढ़नी है कि हम लोग क्या करें, एक सिलेंडर लें ऐसे, ठीक है, ट्रांसपेरेंट सिलेंडर है, सब कुछ दिखेगा अंदर का। ठीक है, यहाँ पर गैस भरी हुई है, गैस ए, गैस बी, और यहाँ पर मैं एक छोटा सा छेद कर दूं। छोटा छेद करने से क्या होगा, सारी गैसेस यहाँ पे बाहर निकलना शुरू होंगी, मतलब कि डिफ्यूज होना स्टार्ट होगा। तो डिफ्यूज होने के साथ में ये कुछ यहाँ पर इनमें चेंजेस होंगे। हो सकता है कि पर टाइम, मतलब प्रति सेकंड या प्रति यूनिट जो है टाइम के साथ में, पर प्रति इकाई समय के साथ में ये क्या है, चेंज होती रहे। पर यूनिट टाइम के साथ में ये चेंज होती रहे। कौन कौन सी क्वांटिटी, या तो यहाँ पर आयतन वॉल्यूम चेंज होगा, या फिर यहाँ पर डिस्टेंस दूरी चेंज होगी, या फिर यहाँ पर जो गैस के जो मोल हैं अंदर कुछ रहेंगे और बाहर कुछ रहेंगे। इस तरीके से चेंजेस यहाँ पर चलते रहेंगे। तो हमें इन चीजों के बारे में डिटर्मिनेशन करनी है, गणना करनी है। तो आपको क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन करना है पर यूनिट टाइम। तो तीन तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। सबसे पहला है वॉल्यूम ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, वॉल्यूम डिफ्यूज पर यूनिट टाइम, ऐसा कर लो, वॉल्यूम डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम। क्लियर। अब बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि जो हम लोग रेट ले रहे हैं, तो रेट चाहे किसी की भी हो, जैसे हम लोग स्पीड देखते हैं, है ना, स्पीड क्या देखते हैं, स्पीड भी तो एक तरह की रेट है, रेट ऑफ स्पीड। तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू कितनी डिस्टेंस थी, कितने टाइम में कवर की, यही तो है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि कोई भी गैस जो डिफ्यूज हो रही है, वो कितना वॉल्यूम उसने डिफ्यूज किया और कितने टाइम में किया, इसी को हम लोग रेट बोलेंगे। तो यहां पर जो हम लोग R इज इक्वल टू है, तो यहां पर R इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं V अपॉन T। ठीक है, कितना वॉल्यूम है ना, कितना वॉल्यूम ट्रेवल किया कितने टाइम में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहां पे फॉर्मूले बनाएंगे। तो वॉल्यूम डिफ्यूज पर यूनिट टाइम R इज इक्वल टू वॉल्यूम डिफ्यूज्ड, ठीक है, और पर यूनिट टाइम। ठीक है, टाइम टेकन पर यूनिट टाइम, टाइम टेकन, कुछ भी आप यहां पर लिख सकते हो। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपके पास से बन के आएगा, वॉल्यूम डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, मतलब प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में विसरित आयतन। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं विसरण की दर की गणना, विसरण के दर की गणना कर रहे हैं। तीन तरीके से हो सकती है, एक आयतन की तरह, आयतन की फॉर्म में आयतन ले सकते हैं। दूसरी बार दूरी देख सकते हैं, कितनी दूरी तक उसने विसरण किया। तीसरा हम लोग देख सकते हैं कितने मोल विसरित हुए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग तीन तरीके से गणना करेंगे। तो पहली जो गणना है, प्रति इकाई समय में विसरित आयतन। तो आयतन की ये जो विसरण की जो दर होगी R, ये होगी आपके पास में विसरित आयतन बटा लिया गया समय। किसमें, विसरण में लिया गया समय। तो ये फॉर्मूला है, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में, आप नोट कर लो। तो R इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा V अपॉन T। R इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा V अपॉन T। और अगर हम लोगों ने दो गैस के लिए लिया, दो गैस के लिए हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, मान लीजिए गैस A R1, गैस 2 R2। ठीक है, तो यहां पर R1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, V1 अपॉन T1। R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, V1 अपॉन T1 अपॉन R2 क्या लिख सकते हैं, V2 अपॉन
T2, और ये किसी भी गैस के किसके बराबर होगा, D2 अपॉन D1 के, या फिर किसी भी गैस के किसके बराबर होगा, M2 अपॉन M1 के। ये फॉर्मूले हम लोग पहले भी देख चुके हैं, बस यहाँ पर क्या है, प्रति इकाई समय के अकॉर्डिंग उसके अंदर चेंजेस आ चुके हैं। पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग जितना समय लिया जाएगा उन चीजों को कवर करने में, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक दर लगा दी। ठीक है, तो ये वॉल्यूम की फॉर्म में प्रति इकाई समय में विस्तृत आयतन। ठीक है, पर यूनिट टाइम में जितना टाइम लिया गया उसके अंदर कितना वॉल्यूम डिफ्यूज होगा, उस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो R इज इक्वल टू, जैसे हम लोग नहीं निकालते स्पीड इज इक्वल टू या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम डिफ्यूज्ड बटा टाइम टेकन। ठीक है, क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बच्चों, किसके लिए, जब आपको वॉल्यूम दिया जाए और समय दिया जाए और उसके बाद में फिर आपको वहां पर दो गैसों के बीच में कंपैरिजन करा रहा हो वो, कि यहां पर विसरण की दर, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट था वॉल्यूम डिफ्यूज पर यूनिट टाइम। सेकंड देखो बच्चों, डिस्टेंस डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, प्रति इकाई समय में विस्तृत की गई दूरी, प्रति इकाई समय में विस्तृत दूरी। कोई भी कंटेनर है या मान लो बलून ही है, उसमें अगर कोई होल कर दे तो गैस क्या करेंगी, बाहर निकलेंगी, और कितना बाहर निकलेंगी, कितनी दूरी तक जाएंगी, ये हमें प्रति इकाई समय में देखना है। तो ये बिल्कुल वैसे के वैसे हो जाएगा, R इज इक्वल टू विसरण की दर या फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। मतलब कि उस गैस ने प्रति इकाई समय में पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो R इज इक्वल टू यहां पर हिंदी में लिखा जाएगा तय दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, विसरण में तय की गई दूरी बटा लिया गया समय, बटा लिया गया समय। ठीक है, तो यहां पर R इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे D अपॉन टी। हम लोग यहां पर dx लिख देते हैं इसको, क्यों, क्योंकि D हम लोगों ने किसके लिए लिखा हुआ है, डेंसिटी के लिए लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको dx कर लेते हैं, dx अपॉन टी, d स्मॉल से स्मॉल छोटा x नीचे की तरफ अपॉन टी। तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो ये R1 अपॉन R2 दो गैसों के लिए ये विसरण की दर हो जाएगी, R1 इज इक्वल टू क्या होगा, dx1 अपॉन dt1, dx1 अपॉन dt, dx1 अपॉन t1 अपॉन dx2 अपॉन t2 इज इक्वल टू रूट d2 बाय d1 इज इक्वल टू रूट m2 बाय m1। ये फॉर्मूला हमें हर जगह पे काम में आएगा। क्लियर, कब, जब हमें डिस्टेंस ट्रेवल वाले क्वेश्चंस दिए गए होंगे, तय की गई दूरी वाले क्वेश्चंस दिए गए होंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, ये dx मैंने किसके लिए लगाया है, डिस्टेंस के लिए, तय की गई दूरी के लिए, और ये d किसके लिए है, ये d है घनत्व के लिए, डेंसिटी के लिए। ठीक है, तो dx का मतलब यहां पर आप समझ जाओगे कि वो तय की गई दूरी के लिए है और सिर्फ d घनत्व के लिए, डेंसिटी के लिए। थर्ड, डिफ्यूज्ड मोल, डिफ्यूज्ड मोल पर यूनिट टाइम। हो सकता है कि जब आपने कंटेनर रखा हो तो उसमें अंदर की तरफ कुछ और मोल थे, जब होल किया हो तो वहां से मोल, वहां से गैसेस बाहर निकली, तो निकलने वाली गैसेस के मोल अलग हो गए हो, अंदर जो बची हुई गैस उनके मोल अलग हो गए हो। तो हमें क्या करना है, डिफ्यूज्ड मोल पर यूनिट टाइम निकालना है। जिस तरीके से वॉल्यूम निकाला, जिस तरीके से डिस्टेंस निकाला, उस तरीके से वहां से मोल भी तो बाहर निकलेंगे, गैस बाहर निकलेगी, उनका भार बाहर निकलेगा, उनके मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, तो मतलब वो नंबर ऑफ मोल्स बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो R इज इक्वल टू
डिफ्यूज्ड मोल ऑफ द गैस अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। या फिर अगर मैं हिंदी में लिखूं इसको, विस्तृत मोल गैस के विस्तृत मोल अपॉन लिया गया समय, प्रति इकाई लिया गया समय। तो यहां पर R इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं डिफ्यूज्ड मोल N अपॉन T। क्लियर? तो R1 दो गैसों के लिए क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2, दो गैसों के लिए कंपैरिजन करें तो ये हमें यहां पे लिखना पड़ेगा N1 अपॉन T1 बटा N2 अपॉन T2 इज इक्वल टू रूट D2 बाय D1 या फिर रूट M2 बाय M1। ठीक है, इस तरीके से हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं बच्चों। ये तीन फॉर्मूला आपके पास में आ गए। ठीक है, किस किस के, देखो तीन फॉर्मूला आपके पास में आ गए हैं। एक वॉल्यूम की फॉर्म में, आयतन की फॉर्म में, प्रति इकाई समय में विस्तृत आयतन, डिफ्यूज पर यूनिट टाइम। दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड के फॉर्म में। तीसरा वहां से मोल जितने बाहर निकलेंगे, जितने विस्तृत होंगे उसकी। तो जब भी गैस किसी कंटेनर में भरी हुई है और उसमें होल कर दोगे तो वहां पे तीन चीजें परिवर्तित हो सकती है, चेंज हो सकती है। पहला आयतन, दूसरा तय की गई दूरी, ठीक है, तीसरा विस्तृत मोल। ठीक है, तीन चीजें हमेशा वहां पर चेंज होगी ही होगी। ठीक है, अगर किसी ने आपको बलून दिया है और बलून आपने वहां पर होल कर दिया है तो वहां से गैस बाहर निकलेगी, इसका मतलब बलून का आयतन क्या होगा, कम होगा। बलून का वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, कम होगा, मतलब वॉल्यूम डिफ्यूज्ड होगा। सेकंड, वहां पर जितनी गैस बाहर निकलेगी तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, डिफ्यूज्ड होंगे। थर्ड, वो जितने वहां पर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, मान लीजिए बलून ने वहां से गैस निकाली तो हो सकता है कई बार आप देखना कान के जस्ट पास में बलून को लेके जाना और छेद करना, तो कान में जस्ट हवा निकल के आती है फटाक से बाहर, बिल्कुल लगती है ना, तो पता पड़ेगा कि आपको कान के जस्ट पास में हवा लग रही है। लेकिन इतनी दूर रखोगे ना तो हवा नहीं लगेगी, वो बलून को जस्ट फोड़ोगे तो हवा बाहर नहीं आएगी और कान पे नहीं लगेगी। तो इसका मतलब उसने यहां से यहां तक कहीं ट्रेवल किया होगा। ठीक है, इसलिए मेरे कान तक नहीं पहुंच रही। अब बलून को आप उस कोने में, रूम के दूसरे कोने में जाके फोड़ो तो क्या वहां तक हवा पहुंचेगी आपके पास तक, उस बलून की नहीं पहुंचेगी, उसकी एयर नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो मतलब हमें नहीं पता है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही, तो डिस्टेंस हमें क्या होती है यहाँ पे निकालनी रहती है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन आपने टाइम टेकन जो लिया है वही आपके पास में क्या हो जाएगा, विसरण की दर या फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो इस तरीके से किसी भी कंटेनर में अगर हम लोग होल कर दें तो वहां से गैसेस बाहर डिफ्यूज होंगी और उनको डिफ्यूज होने पर तीन तरह की क्वांटिटी चेंज हो सकती है, जो हम लोगों ने देख लिया फॉर्मूला बेस्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस। ठीक है, इनके करेंगे बच्चों हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में लिखा गया है, इफ 20 ग्राम हीलियम डिफ्यूज थ्रू अ होल, यदि एक छिद्र से 20 ग्राम हीलियम 10 सेकंड में विसरण कर रही हो, तब SO2 गैस का द्रव्यमान क्या होगा यदि उसी छिद्र से SO2 गैस विसरण करने में 15 सेकंड का समय लेती हो। 15 सेकंड का समय लेती हो। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बच्चों। एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें हीलियम और SO2 गैस भरी हुई है। एक छेद कर दिया मैंने उसके अंदर, एक क्या कर दिया मैंने उसके अंदर, छेद कर दिया। ठीक है, देखो एक कंटेनर है जिसमें यहां पर हीलियम और SO2 गैस भरी हुई है। इस हीलियम का यहां पर द्रव्यमान दे रखा है 20 ग्राम,
लेकिन SO2 के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रखी, ठीक है। डिफ्यूज थ्रू अ होल इन 10 सेकेंड, तो यहां पर एक छेद कर दिया, उस छेद से जो हीलियम है वो 10 सेकेंड में बाहर निकल जाएगी, और उसी छिद्र से SO2 को बाहर निकलने में 15 सेकेंड लगेंगे, ठीक है। उसी होल से बाहर निकलने में SO2 को 15 सेकेंड लगेंगे। तो हमसे पूछा गया है कि SO2 का द्रव्यमान क्या होगा। SO2 का द्रव्यमान पूछा हुआ है, SO2 का मास पूछा हुआ है, मास ऑफ SO2 गैस डिफ्यूज थ्रू द सेम होल। तो देखो बच्चों, इसका जो मास है ना वो हमसे पूछा गया है, क्लियर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर इसके मोल निकाल सकते हैं, इसके मोल निकालेंगे तो आपको मास भी पता पड़ जाएगा, द्रव्यमान पता पड़ जाएगा। तो यहां पर इसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोग किस फॉर्मूले का यूज में करें, मोल डिफ्यूज वाले को, ठीक है। मोल जो विसरण हो रहे थे उस वाले फॉर्मूले को यूज में ले। तो वो फॉर्मूला क्या था कि यहां पर मैं लिख लूं R हीलियम अपॉन R SO2 इज इक्वल टू, वो क्या था, N हीलियम अपॉन टेकन टाइम, हीलियम ने कितना टाइम लिया, सॉरी हीलियम नहीं आएगा, ऊपर ऊपर क्या आएगा, नहीं हीलियम ही आएगा, R N हीलियम अपॉन T हीलियम, नीचे N SO2 अपॉन T SO2 इज इक्वल टू, यहां पर रूट M SO2 अपॉन M हीलियम, ठीक है। तो यहां पर अगर मुझे मोल पता पड़ जाएंगे तो टाइम पता पड़ जाएगा, टाइम तो मुझे दिया हुआ दोनों का, हीलियम का और SO2 का। N के हीलियम के मोल निकाल सकता हूं मैं, SO2 का मास द्रव्यमान आणविक भार मुझे पता है, और हीलियम का भी मुझे पता है, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए कि यहां पर जो हीलियम है वो दिया हुआ है 20 ग्राम, तो उसके मुझे क्या पता पड़ जाए, मोल पता पड़ जाए। तो मोल कैसे निकालेंगे, दिया गया भार बटा, दिया गया भार बटा आणविक भार, ठीक है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां पर ये निकल के आएगा 5 मोल, ठीक है। तो हीलियम के मोल है 5, तो देखो बच्चों हीलियम के मोल है 5, 5 बटा समय लिया है उसने कितना, 10 सेकेंड। N SO2 मुझे निकालना है, समय लिया है उसने 15 सेकेंड। रूट M SO2, SO2 का आणविक द्रव्यमान मोलिकुलर वेट होगा 64। M हीलियम, हीलियम का मोलिकुलर वेट आणविक द्रव्यमान होगा 4, परमाणु भार 4, तो ये हो जाएगा 4। कैसे, ये 64 है, ये 4 है, तो ये 8 या 64, तो ये 8 आ जाएगा, 8 बटा 2 4, ठीक है। यहां पर ये कट गया 1 बटा 2, ठीक है। तो अब देखो इसको सोल्व करो आप, 1 बटा 2 इंटू 15 बटा N SO2 इज इक्वल टू 4, तो N SO2 उधर चला जाएगा, 15 बटा 8 N SO2 इज इक्वल टू 15 बटा 8, ये आ जाएंगे मोल, किसके मोल, SO2 के। अब अगर मोल आ गए, 15 बटा 8 है ये, ठीक है, मोल आ गए तो आप क्या कर सकते हो, भार निकाल सकते हो, वेट भार किसका, SO2 का। कैसे, मोल, मोल इंटू आणविक भार कितना होता है 64, ठीक है, 8 या 64, और ये आ जाएगा आपके पास में 120 ग्राम, 120 ग्राम आपके पास में किसका भार निकल के आएगा, SO2 का भार निकल के आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको करने हैं बच्चों। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं, आपको एक कंटेनर दिया गया है जिसमें 20 ग्राम हीलियम भरी हुई है और SO2 का भार पता नहीं है, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। SO2 का वेट पता नहीं है, वो फाइंड करना है। तो हीलियम गैस इस होल से बाहर निकलने में 10 सेकंड लगती है, उसी होल से SO2 गैस अगर बाहर निकले तो 15 सेकंड लेती है, ठीक है। तो आपको SO2 गैस का भार पता करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मोल पता कर सकते हो। मोल हीलियम के मुझे दे रखे कितने, 5 मोल। आप क्या करो, SO2 के मोल निकाल लो, समय आपको दिया गया है, M SO2 अपॉन M हीलियम, SO2 का मास और मोलिकुलर मास आणविक भार, और हीलियम का परमाणु भार आपको दिया गया है, मतलब निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर 4 आ जाएगा,
तो NSO2 बराबर आ जाएगा आपके पास 15/8। क्लियर। तो SO2 के अगर मोल आ गए तो बाहर आ जाएगा, वेट निकाल लोगे इनटू मॉलिक्यूलर वेट आणविक द्रव्यमान करके, तो 15/8 इंटू 64 120 ग्राम यहां पर आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बच्चों। क्लियर है। इसी तरीके से आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस यहां पर करने हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, इफ 50 ml ऑफ H2 गैस डिफ्यूजेस थ्रू अ होल इन 20 सेकेंड। चलो मैं हिंदी मीडियम वालों को लिख देता हूं प्रश्न। यदि एक छिद्र से 50 ml हीलियम गैस, एक छिद्र से हीलियम गैस को 50 ml विस्तृत होने में 20 सेकंड लगते हैं, 20 सेकंड लगते हैं। यदि एक छिद्र से हीलियम गैस को, हीलियम है कि H2 है, H2 है बेटा, H2 गैस को 50 ml विस्तृत होने में 20 सेकंड लगते हैं, तो उसी छिद्र से O2 गैस को 20 सेकंड में, O2 गैस, उसी छिद्र से O2 गैस 20 सेकंड में कितना आयतन विस्तृत करेगी, ये क्वेश्चन है, कितना आयतन विस्तृत करेगी। देखो फिर से, यदि एक छिद्र से H2 गैस को 50 ml विस्तृत होने में 20 सेकंड लगते हैं, तो उसी छिद्र से O2 गैस को 20 सेकंड में कितना आयतन विस्तृत करेगी। O2 गैस 20 सेकंड में कितना आयतन विस्तृत करेगी। तो बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन है, होल बनाओ, ठीक है, होल में एक छिद्र करो, 50 ml मतलब कि 50 मिलीलीटर जो आयतन है, वॉल्यूम है, उसको डिफ्यूज विस्तृत होने में उसको 20 सेकंड लग रहे हैं, तो उसी होल से O2 को विस्तृत होने में 30 सेकंड लग रहे हैं। लेकिन 30 सेकंड में O2 कितना वॉल्यूम आयतन विस्तृत करेगा, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे, बिल्कुल वैसे के वैसे ही जैसे पहले निकाला था। देखो R इजिकल टू होगा बच्चों V/T, ठीक है। तो हमें निकालना है R1/R2, R1/R2 मतलब कि RH2 अपॉन RO2 इजिकल टू V1/T1 मतलब कि V किसका, H2 का, TH2 अपॉन VO2 अपॉन TH2 इजिकल टू रूट MO2 अपॉन MH2। बस इतना सा करना है, ठीक है। अब की बार यहां पे मोल नहीं, अब की बार यहां पे क्या है, आयतन है, वॉल्यूम है। क्लियर। तो यहां पे देखो बच्चों, वॉल्यूम आयतन जो आपके पास में लिया गया है, इसका H2 का 50 ml है, 50 ml, उसको ट्रेवल होने में टाइम लग रहा है 20 सेकेंड का, ठीक है। VO2 आपको क्या करना है, फाइंड करना है, उसमें जो टाइम लिया गया है वो है 30 सेकेंड। क्लियर। तो यहां पर MO2 और MH2, तो ऑक्सीजन का यहां पे होगा 36, 32, ठीक है, और H2 का यहां पे होगा 2, ये कटेगा 16 आएगा, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों 4। क्लियर। इसको काट दो यहां पर, तो ये V 5/2 इंटू 30/VO2 बराबर 4, तो VO2 बराबर हो जाएगा आपके पास में 4 इंटू 2/5 इंटू 30। क्लियर। ये हो जाएगा 8/150। इतना वॉल्यूम
इतना ml, वहां पर क्या होगा, VO2 का मान निकल कर आएगा, ये ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम 30 सेकंड में आयतन में इतना ट्रेवल करेगा ऑक्सीजन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेशन ही करनी है समझने के बाद। तो अगला क्वेश्चन है, इफ हीलियम डिस्टेंस ट्रेवल्ड टिल 20 मीटर थ्रू अ होल इन 20 सेकेंड, देन कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय CH4 गोस थ्रू द सेम होल इन 30 सेकेंड। बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन है। प्रश्न हिंदी में लिख देता हूं, यदि एक छिद्र से हीलियम गैस को 20 मीटर की दूरी तय करने में 20 सेकंड लगते हों तो उसी छिद्र से CH4 गैस को 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? कितनी दूरी तय करेगी? बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन है। हम लोगों ने देखा था कि R इजिकल टू था dx अपॉन t। ठीक है, तो देखो बच्चों, R हीलियम अपॉन R CH4, ये आपके पास में हो जाएगा यहां पे dx हीलियम t अपॉन dx CH4 और उसमें लगा हुआ टाइम t इजिकल टू ये हो जाएगा रूट m CH4 अपॉन m हीलियम। तो dx हीलियम को टाइम कितनी दूरी तय कर रहा है हीलियम? 20 मीटर की, 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 20, और उसको समय लग रहा है 20, समय भी लग रहा है 20 सेकेंड। ठीक है, और हमें निकालना है dx CH4, यदि समय लग रहा हो यहां पर 30 सेकेंड, और ये आपके पास में आ जाएगा m CH4 मतलब कि 16/4 तो आ जाएगा 2। ठीक है, तो देखो ये कट जाएगा एक बार, तो ये 1 तो यहां पर dx CH4 आ जाएगा आपके पास में 30/2 मतलब कि 15 मीटर की डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। कितने मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 15 मीटर की डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने मोल का कर लिया, एक क्वेश्चन हम लोगों ने आयतन का कर लिया, वॉल्यूम का कर लिया, एक क्वेश्चन डिस्टेंस तय की गई दूरी का कर लिया। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है जब दो गैसेस होती है। तो दो गैसेस का कंपैरिजन हम लोग करेंगे जब भी किसी होल को करके किसी के अंदर। अब यहां पे ध्यान रखना, ये जो होल हम लोगों ने लिया है बच्चों, ये एक ही होल लिया है। अगर यहाँ पे होल डिफरेंट हो जाए या फिर उनका एरिया बढ़ जाए या कम हो जाए तो रेट ऑफ डिफ्यूजन पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किए हैं ये सेम होल को लेके करें। ठीक है, मतलब उनका एरिया सेम है, लेकिन अगर होल चेंज होगा तो फिर वहां पर डिफ्यूजन की रेट भी चेंज होगी। वो हम लोग अगले लेक्चर में, अगले नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, कल फिर मिलते हैं। इसी के कुछ और क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन के, ग्राम्स लो बहुत अच्छा लो है और इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।